बहुत समय पहले की बात है। प्रतापगंज नाम के गांव में साक्षी नाम की एक अनाथ लड़की रहती थी। साक्षी के माता पिता गांव के मंदिर की चौखट पर उसे छोड़कर चले गए थे। सभी गांव वालों ने मिलकर साक्षी को पाला था, लेकिन साक्षी किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। इसलिए साक्षी ने होश संभालने के साथ ही काम करना शुरू कर दिया था। वो जंगल से फूल तोड़कर लाती और उन फूलों से अलग अलग तरह की चीजें बनाया करती थी, जैसे फूलों की माला, फूलों के जेवर और बाकी की चीजें। फिर उन्हें बाजार में ले जाकर बेच देती थी। उससे साक्षी को जो पैसे मिलते थे उससे वो अपना पेट पालती थी, और अगर कभी उसकी थोड़ी ज्यादा कमाई हो जाती थी तो वो गांव में जिस किसी को भी जरूरत होती थी साक्षी उसे पैसे दे देती थी। साक्षी के इसी व्यवहार की वजह से सभी गांव वाले उसे बहुत प्यार करते थे। ऐसे ही एक दिन साक्षी गांव के बाजार में अपनी फूलों से बनी चीजों को बेच रही थी कि तभी शहर से आए एक लड़के की नजर साक्षी पर जाती है और वो उसका दीवाना हो जाता है। इसलिए चीजें खरीदने के बहाने वो साक्षी की दुकान पर आता है और कहता है, क्या ये फूलों की माला और जेवर आपने बनाया है? हाँ, मैंने इन्हें अपने हाथों से बनाया है। इन्हें बनाने के लिए मैं जंगल से फूल तोड़कर लेकर आती हूँ और फिर इन्हें बड़ी मेहनत से पिरोकर जोड़कर ये सब चीजें बनाती हूँ। सच में ये सारी चीजें तो आपकी तरह ही बहुत खूबसूरत हैं। धन्यवाद। वैसे आपको इस गांव में पहली बार देखा है। आप यहाँ नए आए हैं क्या? जी हाँ, मैं यहाँ कुछ दिनों पहले ही अपनी बुआ के यहाँ घूमने आया हूँ। आज मैं फ्री था तो सोचा कि थोड़ा गांव का बाजार घूम लेता हूँ, क्योंकि गांव की बाकी जगहों के बारे में तो मुझे ज्यादा पता नहीं है। एक ही जगह याद थी और वो था ये बाजार, इसलिए यहाँ आ गया। अगर ऐसा है तो आपको पूरा गांव मैं घुमा दूंगी। मैं काम खत्म करके दिन में ही आपको पूरे गांव के दर्शन करा दूंगी। अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात होगी। इसके बाद अगले दिन से अपना काम करने के बाद साक्षी कार्तिक को गांव घुमाने लगती है। साक्षी के साथ समय बिताकर कार्तिक को बहुत अच्छा लगता है और वो मन ही मन साक्षी को चाहने लगता है। साथ ही साथ गांव वालों को भी साक्षी और कार्तिक की जोड़ी बहुत पसंद आती है। इसलिए गांव के मुखिया साक्षी के लिए कार्तिक से बात करते हैं। कार्तिक खुद भी यही चाहता था, इसलिए वो हाँ कर देता है और फिर साक्षी से भी उसकी राय पूछी जाती है। साक्षी भी हाँ कर देती है। फिर दोनों की सहमति के साथ बड़े ही धूमधाम से कार्तिक की शादी साक्षी के साथ करा दी जाती है। साक्षी से शादी करने के बाद कार्तिक साक्षी को शहर लेकर आता है, लेकिन कार्तिक की माँ सरला को साक्षी बिल्कुल पसंद नहीं आती। क्या मैंने तुझे इसलिए तेरी बुआ के घर भेजा था कि तू वहाँ से एक अनाथ गंवार को उठाकर यहाँ ले आए? अरे माँ, मेरी बात समझिए। साक्षी एक बहुत ही अच्छी लड़की है, साथ ही साथ ये बहुत समझदार और मेहनती भी है। मुझे अच्छे से पता है गांव के लोग कितने समझदार और कितने अच्छे होते हैं। तूने तो मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। कहाँ मैंने सोचा था तेरी शादी किसी पढ़ी लिखी अच्छे पैसे वाली शहर की लड़की से करूँगी, लेकिन कहाँ तो इस गंवार को उठाकर ले आया। ऐसा कहकर सरला अपने कमरे में चली जाती है। सरला की बात सुनकर साक्षी को काफी बुरा लगता है। तुम चिंता मत करो, माँ बुरी नहीं है, बस उन्हें अचानक से ये बात पता चली इसलिए ऐसा बर्ताव कर रही हैं। उन्हें तुम्हें अपनाने में समय लगेगा, बस तुम्हें अपनी तरफ से पूरी मेहनत करनी है और उन्हें खुश करना है। आप चिंता मत कीजिए, मैं उन्हें मनाने की पूरी कोशिश करूँगी। साक्षी ऐसा कह तो देती है, लेकिन वो जानती नहीं थी कि सरला किस किस्म की औरत है।
सरला साक्षी के आते ही उसके साथ बुरा व्यवहार करना शुरू कर देती है। ये क्या बना कर रख दिया है तूने? ये भी कोई खाना है? सूखी सी रोटी है, पनीर में कोई स्वाद ही नहीं है। मैंने तो सुना था कि गांव की लड़कियां खाना अच्छा बनाती हैं, लेकिन तुझे तो ये भी नहीं आता, और आएगा भी कैसे? अनाथ जो है, माँ बाप तो है ही नहीं जो ये सब सिखाए। अरे माँ, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? खाना तो बहुत ही अच्छा बना है और पनीर तो सच में बहुत ही स्वादिष्ट है। बीवी के गुलाम, अपनी बीवी की ज्यादा तारीफ करने की जरूरत नहीं है। माफ कीजिए माँ जी, मैं अगली बार से पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी पसंद का खाना बना पाऊँ। सरला को साक्षी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, इसलिए वो मन ही मन साक्षी को घर से निकालने की योजना बना रही थी। मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा पूरी जिंदगी इस गवार के साथ बिताए। मुझे कुछ न कुछ तो करना होगा और किसी न किसी तरह इस अनाथ गवार को इस घर से बाहर निकालना होगा, ताकि मैं अपने बेटे की शादी किसी शहर की पढ़ी लिखी और अमीर लड़की से करवा सकूं। फिर एक दिन मौका देखकर सरला अपनी योजना को अंजाम देने का मन बना लेती है और वो साक्षी के पास जाती है और कहती है, ए अनाथ लड़की, सुन। कहिए माँ जी। इस शहर के कोने पर एक जंगल है और उस जंगल के बीचों बीच मेरी सास एक झोपड़ी में रहती है। उन्हें शहर में रहने की आदत नहीं है, इसलिए वो जंगल में झोपड़ी बनाकर रहती है। वैसे तो हमारी रोज फोन पर बात होती थी, लेकिन अब कुछ दिनों से उनका फोन नहीं आया। लगता है उनका फोन खराब हो गया है, इसलिए तुम इस फोन को लो और उन तक पहुंचा दो, ताकि हमें बात करने में कोई परेशानी न हो। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें। साक्षी बहुत खुश होती है कि आखिरकार उसकी सास ने उस पे भरोसा रखकर उसे कोई काम दिया है। लेकिन साक्षी ये नहीं जानती थी कि जिस जंगल में उसकी सास ने उसे भेजा है, उस जंगल में उसकी सास की कोई सास नहीं रहती, बल्कि उसकी सास ने उसे वहाँ इसलिए भेजा है क्योंकि वो जंगल बहुत ही खतरनाक है और उस जंगल के अंदर अलग अलग तरह के खतरनाक जानवर रहते हैं। इन सब से अनजान साक्षी उस जंगल में चली जाती है। मैं कब से जंगल में घूम रही हूँ, लेकिन अभी तक मुझे कोई झोपड़ी नहीं दिखाई दी। पता नहीं कहाँ है वो झोपड़ी। मुझे तो डर भी लग रहा है। यहाँ जानवरों की आवाज आ रही है, लेकिन मुझे हिम्मत नहीं हारनी है। पहली बार माँ जी ने मुझे कोई काम सौंपा है, मुझे ये काम करना ही होगा। ऐसा सोचकर साक्षी जंगल के और अंदर जाने लगती है, लेकिन तभी साक्षी के ऊपर एक खतरनाक टाइगर हमला कर देता है और टाइगर साक्षी को बुरी तरह घायल कर देता है। साक्षी के हाथ पैर और सर से खून निकलने लगता है। तभी वहाँ एक बूढ़ी औरत आती है और एक मशाल की मदद से उस टाइगर को भगा देती है। फिर किसी तरह वो बुढ़िया साक्षी को अपने साथ लेकर जाती है। जब साक्षी की आँख खुलती है तो साक्षी एक झोपड़ी में होती है और बिस्तर पर लेटी होती है। मैं कहाँ हूँ और ये कौन सी जगह है? बेटा, तुम पर एक टाइगर ने हमला कर दिया था और तुम बहुत ज्यादा घायल हो गई थी, इसलिए तुम्हारा इलाज करने के लिए मैं तुम्हें यहाँ अपने घर ले आई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी जान बचाई है। साक्षी थोड़ा उठने की कोशिश करती है, तभी वो देखती है कि उसने कपड़ों की जगह गुलाब का लहंगा पहन रखा है। ये देखकर साक्षी हैरान रह जाती है और उस बुढ़िया से पूछती है, मैंने ये गुलाब का लहंगा क्यों पहन रखा है? बेटा, ये कोई मामूली गुलाब से बना हुआ लहंगा नहीं है।
बल्कि ये एक जादुई लहंगा है। इसके अंदर परी लोग की जादुई शक्तियाँ हैं और इसी जादुई गुलाब के लहंगे की वजह से तुम्हारे सारे जख्म ठीक हुए हैं। अरे वाह, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। वैसे अब मुझे जाना होगा। मुझे मेरी सासू माँ की सास का घर ढूंढना है और उन तक ये फोन पहुँचाना है। अरे बेटा, तुम्हें इस जंगल में कोई घर नहीं मिलने वाला, क्योंकि यहाँ कोई घर है ही नहीं और न ही यहाँ पर तुम्हारी सास की सास रहती है, बल्कि तुम्हारी सास की कोई सास है ही नहीं। ये आप क्या कह रही है? और आपको ये सब कैसे पता? मैं कोई मामूली इंसान नहीं हूँ, बल्कि परी लोग की एक बूढ़ी परी हूँ। इसलिए मैंने अपने जादुई गोले में देखकर सब कुछ जान लिया था। तुम्हारी सास तुम्हें जान से मारना चाहती थी, इसलिए उसने बहाना बनाकर तुम्हें इस खतरनाक जंगल में भेजा था, ताकि तुम्हारे मरने के बाद वो अपने बेटे की शादी किसी पैसे वाली शहर की लड़की से कर सके। उस बूढ़ी परी की बात सुनकर तो साक्षी का दिल पूरे तरीके से टूट जाता है। फिर वो बूढ़ी परी बोलती है, बेटा, तुम्हें क्या करना है क्या नहीं, इसकी सलाह मैं तुम्हें नहीं दे सकती, लेकिन हाँ, अगर तुम चाहो तो तुम ये जादुई गुलाब से बना लहंगा अपने पास रख सकती हो। ये तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगा और तुम्हारी रक्षा भी करेगा। साक्षी उस बूढ़ी परी का धन्यवाद करके वापस अपने घर आ जाती है। कार्तिक भी घर पर ही होता है, लेकिन सरला जैसे ही साक्षी को देखती है तो वो हैरान रह जाती है। साक्षी, तू वापस आ गई? आप कहना क्या चाहती हैं माँ? साक्षी, तुम कहाँ गई थी? बताइए माँ जी, आपका बेटा आपसे कुछ पूछ रहा है। सरला कुछ नहीं कहती और चुप रहती है। ठीक है, अगर आप कुछ नहीं कहना चाहती तो मैं ही सब कुछ बता देती हूँ। आपकी माँ मुझे जान से मारना चाहती थी, इसलिए उन्होंने मुझे शहर के बाहर सबसे बड़े खतरनाक जंगल में भेज दिया। वो तो भला हो एक बूढ़ी परी ने मुझे देख लिया, नहीं तो आज मैं यहाँ नहीं खड़ी होती। आपको ढेर सारा पैसा ही चाहिए ना? ठीक है, ये लीजिए। ऐसा कहकर साक्षी अपने जादुई गुलाब के लहंगे से बहुत सारे सोने के सिक्के मांगती है और वहाँ पर बहुत सारे सोने के सिक्के प्रकट हो जाते हैं। उन सोने के सिक्कों को साक्षी सरला को देते हुए कहती है, माँ जी, मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप और कार्तिक जी खुश रहें, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। आप कार्तिक जी की शादी अपनी मर्जी और अपनी पसंद की किसी भी लड़की से करवा दीजिएगा। शायद उसके बाद आप खुश रह पाए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी खुशी की वजह से आपको दुखी रहना पड़े। साक्षी की ये बातें सुनकर सरला की आंखों में पछतावे के आंसू आ जाते हैं। फिर जैसे ही साक्षी वहाँ से जाने लगती है तो सरला उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है और बोलती है, मुझे माफ कर दे बहू, मैं पैसे और शहर की बहू के लालच में अंधी हो गई थी। मुझे लगा कि गांव की अनाथ और गंवार मेरी बहू नहीं बन सकती, क्योंकि ये मेरे लिए एक बेइज्जती की तरह था। लेकिन मैं सच में बहुत बेवकूफ थी। मेरी बहू तो हीरा है, हीरा, लेकिन मैंने उस हीरे को ही ठुकरा दिया। लेकिन अब मुझे अकल आ गई है, मुझे माफ कर दे बेटा। साक्षी अपनी सास के गले लग जाती है। उस दिन सास और बहू के बीच उस जादुई गुलाब के लहंगे की वजह से सारे गिले शिकवे मिट जाते हैं और उस दिन के बाद से उन दोनों में कभी कोई मनमुटाव नहीं होता और वो छोटा सा परिवार हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगता है। कुछ समय पहले की बात है, किसी गांव में
17 साल की अनन्या अपनी माँ के साथ रहती थी। बहुत समय पहले अनन्या के पिता कुछ बड़ा करने की सोच लेकर शहर गए थे। शहर जाने की 1 महीने बाद से ही उनकी खबर आना बंद हो गई। तब से अनन्या अपनी माँ के साथ ही रहती थी। वो लोग बहुत गरीब थे। अनन्या की माँ सुनीता लोगों के बहुत सुंदर सुंदर कपड़े सिलती थी, लेकिन सुनीता की इस कला की कीमत बहुत कम थी। इस काम से उन्हें बहुत कम पैसे मिलते थे, जिससे अनन्या और उसकी माँ केवल अपना ही पेट भर पाती थी। माँ, सभी बच्चों की तरह मुझे भी ट्यूशन जाना है। प्रियंका और सीमा भी ट्यूशन जाती है ना, मुझे भी जाना है। लेकिन बेटी, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तेरी ट्यूशन की फीस भर सकूं। जितना पैसा आता है वो खाने पीने में ही खत्म हो जाता है। अगर मैंने थोड़ा सा भी पैसा इधर उधर खर्च किया तो हम ठीक से खा भी नहीं पाएंगे। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं माँ। सुनीता चाहकर भी अनन्या के भविष्य के लिए धन इकट्ठा नहीं कर पा रही थी। वो हमेशा अनन्या के भविष्य के लिए 2 पैसे बचाने के बारे में सोचती रहती थी। और ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन कुछ सिपाही डंका बजाते हुए एक जरूरी सूचना दे रहे थे। सुनो सुनो सुनो, 1 हफ्ते बाद प्रिय राजकुमार 18 साल के होने वाले हैं, जिस खुशी में महाराज ने सभी गांव वालों को जश्न में आमंत्रित किया है। ठीक 8 बजे सभी को जश्न में शामिल होना है। ये सुनते ही सभी गांव वाले आपस में बातचीत करने लग जाते हैं। मेरी माँ मेरे लिए नया कोट पैंट लेकर आई है, मैं तो वही पहन कर आऊँगा। और तुम क्या पहनोगी रजनी? मैं तो बहुत ही सुंदर सी ड्रेस पहनूंगी, लेकिन मैं तो ये देखना चाहती हूँ कि रोजाना जो फटे हुए कपड़ों को सिल कर पहनती है वो क्या पहनेगी। रजनी, क्या तुम अनन्या की बात कर रही हो? हाँ, वही तो है हमारी राजकुमारी जो रोजाना अतरंगी ड्रेसेस पहनती है। तुम सब चुप रहो, मैं भी अपनी माँ का बनाया हुआ बहुत ही सुंदर सा लहंगा पहनूंगी। और रियली, क्या सच में? हम भी तो जरा देखें तुम्हारी माँ का बनाया हुआ लहंगा। इसके बाद अनन्या अपने घर वापस चली जाती है। तभी वो देखती है कि उसकी माँ कहीं बाहर जाने की तैयारी कर रही है। माँ, क्या आप कहीं बाहर जा रही हो? हाँ बेटी, टोनी जादूगर ने मुझे अपनी बिल्ली के कपड़े सिलने के लिए बुलाया है, तो बस मैं वही जा रही हूँ। नहीं माँ, आप वहाँ पर मत जाओ, वो बहुत बुरे जादूगर हैं। टोनी जादूगर बहुत अच्छे हैं बेटी, गांव वाले बस अफवाह फैलाते हैं कि वो जादूगर बहुत बुरे हैं। वो भी तो हमारी तरह है ना, बल्कि हमसे भी कई ज्यादा अच्छे हैं, क्योंकि उन्हें जादू आता है। लेकिन तुम इतनी दुखी क्यों लग रही हो बेटी? क्या हुआ, कोई बात है क्या? माँ, क्या आप मेरे लिए एक नया लहंगा ला दोगी? क्योंकि 1 हफ्ते बाद राजमहल में जश्न है और मेरे पास अच्छे कपड़े बिल्कुल भी नहीं हैं। सभी बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं। माँ, अपनी बेटी को यूँ उदास देखकर सुनीता उसका मन रखने के लिए कहती है, हाँ बेटी, मैं ला दूंगी। अब मैं जाऊँ? जाने में देरी हो रही है। अनन्या ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। उसके पास सुनीता टोनी जादूगर के घर पर चली जाती है। वहाँ जाकर वो जादूगर की बिल्ली का नाप लेने लगती है और उसके नाप का पता लगाकर वो उसे डायरी में लिख लेती है। ठीक है जादूगर जी, मैंने तुम्हारी बिल्ली का नाप ले लिया है, अब मैं चलती हूँ। सुनीता बहन, कहाँ जा रही हो? थोड़ी देर और रुक जाओ, क्योंकि मेरे डर से गांव वाले मेरे आसपास भी नहीं भटकते और तुम केवल मेरी बिल्ली का ख्याल करते हुए मेरे घर पर आ गई। कोई बात नहीं जादूगर जी। तुम कुछ परेशान लग रही हो, क्या हुआ बताओ मुझे। मेरी बेटी को एक लहंगा चाहिए, लेकिन मैं क्या करूं? मेरे पास इतने पैसे ही नहीं हैं कि मैं उसे नया और शानदार लहंगा दिलवा सकूं। टोनी जादूगर ये सुनने के कुछ देर बाद कहता है, बस इतनी सी बात, अभी हल कर देता हूँ तुम्हारी परेशानी को, चलो मेरे साथ।
ये कहकर टोनी जादूगर सुनीता को अपने बगीचे में लेकर जाता है और उससे कहता है, अगर तुम मेरी बिल्ली के लिए नई ड्रेस बना सकती हो तो क्या मैं बदले में तुम्हारी बेटी को एक सुंदर सा लहंगा नहीं दे सकता? तुम उसकी माँ हो तो उसके लिए जादुई लहंगा तुम अपने हाथों से ही बनाओ। लेकिन मैं ये कैसे कर सकती हूँ? आप कहना क्या चाहते हैं? मेरे इस जादुई बगीचे से तुम जितने चाहो उतने गुलाब के फूल तोड़ सकती हो और इन गुलाब के फूलों से तुम अपनी बेटी के लिए एक बहुत सुंदर सा लहंगा बनाना। मेरे बगीचे के गुलाब के फूल से जो भी लहंगा बनेगा वो जादुई होगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया टोनी जादूगर। इसके बाद सुनीता टोनी जादूगर के जादुई बगीचे से ढेर सारे सुंदर सुंदर लाल गुलाब इकट्ठे कर लेती है और अपने घर जाकर अपनी बेटी के लिए उन गुलाबों से सुंदर सा लहंगा बनाने लगती है। और लहंगा बनाने के बाद वो अपनी बेटी को लहंगा देते हुए कहती है, बेटी ये लो, ये तुम्हारे अरमानों जितना सुंदर तो नहीं है, लेकिन मैंने अपनी ओर से पूरी कोशिश की है कि मैं अपनी बेटी को परी की तरह सुंदर सा लहंगा बनाकर दे सकूं। वो गुलाब का लहंगा देखकर अनन्या बहुत खुश हो जाती है और खुशी के मारे वो उछलने लगती है। वाह, ये गुलाब का लहंगा तो मेरी सोच से भी कहीं ज्यादा सुंदर है। माँ, मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू माँ। अपनी बेटी की खुशी देखकर सुनीता भी बहुत खुश हो जाती है। कुछ दिनों बाद अनन्या अपनी माँ का बनाया हुआ जादुई गुलाब का लहंगा पहनकर राजकुमार के जन्मदिन के जश्न में जाती है। सभी लोग तो उसे देखते ही रह जाते हैं। उसे देखकर उसके दोस्त कहते हैं, वाह अनन्या, तुम्हारा गुलाब का लहंगा तो बहुत सुंदर लग रहा है। तुम इस जश्न में सबसे अलग लग रही हो। हाँ, मैंने तुम सबसे कहा था ना कि मैं अपनी माँ का बनाया हुआ लहंगा पहन कर आऊंगी। ये मेरी माँ ने मेरे लिए बनाया है। कितना सुंदर है ना ये। तभी महल में हड़कंप मच जाता है और सभी लोग चिल्लाने लगते हैं, अरे जल्दी चलो, राजकुमार के कमरे में आग लग गई है, भागो यहाँ से। ये सुनते ही सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। तभी अनन्या सोचती है, आज तो राजकुमार का जन्मदिन है और आज के दिन ही राजकुमार बुरी आग में फंस गए हैं। सिपाहियों को राजकुमार तक पहुँचने में कहीं देर न हो जाए। काश मैं राजकुमार को आग के बीच से बचाकर ला पाती। इतना कहते ही अनन्या के कदम अपने आप ही राजकुमार के कमरे की ओर बढ़ने लगते हैं। अनन्या खुद को चाहकर भी नहीं रोक पा रही थी और वो आग के बीच में से राजकुमार को सही सलामत बचाकर ले आती है। अनन्या को खुद पर भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसने ये सब कैसे किया। इस बीच अनन्या और राजकुमार को आग की चिंगारी भी नहीं छूकर गई। ये सब अनन्या की माँ भी देख रही थी। वो समझ चुकी थी कि जादुई गुलाब के लहंगे ने अपना कमाल दिखाना शुरू कर दिया है। इतनी बहादुरी से अनन्या ने राजकुमार को बचाया। ये देखकर महारानी बहुत खुश हुई। इतनी साहसी लड़की को हमारे राजमहल की राजकुमारी का दर्जा मिलना चाहिए। आज तुमने हमारे राजवंश के चिराग को बुझने नहीं दिया। हम आज ही ये सबके सामने ऐलान करते हैं। जब अनन्या और राजकुमार विवाह योग्य हो जाएंगे, तब इन दोनों का विवाह हो जाएगा। तब तक अनन्या और उसकी माँ हमारे राजमहल में ही रहेंगी। शुक्रिया महारानी जी, आपने हमें इतना सम्मान दिया। ये तुम्हारा हक है अनन्या, तुम बहुत साहसी और निडर हो। हमारे महल को ऐसी ही रानी की जरूरत है। ये सब देखकर अनन्या की माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसकी माँ ने कभी भी राजमहल की जिंदगी सपने में भी नहीं सोची थी। दोनों माँ बेटी राजमहल में ही बहुत खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगती हैं। कुछ समय बीत जाने के बाद जब राजकुमार और अनन्या विवाह योग्य हो जाते हैं, तो दोनों की शादी करवा दी जाती है।
इस तरह जादुई गुलाब के लहंगे की वजह से अनन्या और उसकी माँ की जिंदगी बहुत ही खुशहाल हो जाती है और अनन्या राजकुमारी बनकर हंसी खुशी राजकुमार के साथ महल में रहने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।